समझ रहे हो ना मेरी बात ध्यान से? तो बोले कि सर ये तो मेरा हो गया कौन सा वाला रूप? बोले सर ये तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टर के आधार पर अपन ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेल कंडक्टर। तो बोले सर आप एनर्जी बैंड में भी कर सकते हैं क्या? बोले सर कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी बैंड तो ये बता दीजिए बनता कैसे? तो देखो एनर्जी बैंड कैसे बनता है उसको समझ लीजिए। आउटर ऑफ सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से सेल के इलेक्ट्रॉन? आउटर ऑफ सेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर ऑफ सेल के इलेक्ट्रॉन में तीन ड्रॉप बनते हैं। बोले सर कैसे? जैसे मान के चलो मैं सिलिकॉन उठा, कितने नंबर पे? 14। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ऐसे हमारा जवाब चाहिए। तो आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऐसे, लेकिन आने कितने चाहिए थी इसमें? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। कैसे? तो मतलब आगे चांस है पढ़ने की, कहने का मतलब ये। तो बोले सर इसका मतलब मैं यदि p को उठा लूं तो p के अंदर कितने ऑर्बिट्स? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें? 6। अब बच कितने के इलेक्ट्रॉन? 6। यस सर। तो इनसे क्या बन जाएगा? जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन से, जो ये खाली है, इनसे बन जाएगा आपका कौन सा बैंड? कंडेंसर बैंड। यस सर। और जो इलेक्ट्रॉन एट परसेंट है इस ऑर्बिट्स के अंदर, इसको अपन कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो बनेगा वो कौन सा बैंड बनेगा? वैलेंसी बैंड। यस सर। अब इनके जो बीच का जो गैप है, ये गैप कहलाएगा डेल्टा। इसको अपन बोल सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यस सर। इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये सब लोग जवाब चाहिए, थोड़ा एनर्जी रखिए आप अपने आप। 1 साल से मानता हूँ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन एनर्जी होना जरूरी है। तो डेल ईजी आ गया, और हाँ सर डेल ईजी आ गया। तो बोले सर अभी ये जो डेल ईजी है ये ही डिसाइड करेगा कौन तो कंडक्टर है, कौन सेल कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है। बोले हाँ सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो बोले सर मुझे ये बता दीजिए कंडक्टर की क्या खासियत है? सर कंडक्टर की खासियत है कि जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये ओवरलैप हो जाता है, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल। फॉरबिडन एनर्जी जो गैप है ये कितना आता है इसका? ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें। ये क्या होता है? संयोजन में। ये क्या होता है? चालन में। ये बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसका जो अंतराल है ये कितना हो जाता है? 0। तो क्या हो जाएगा ये? कंडक्टर। ये सर। बोले सर ठीक बात है। तो बोले सर मेरे को सेमीकंडक्टर बनाना है तो क्या होगा? तो बोले सर सेमीकंडक्टर की एक खासियत है कि जो फॉरबिडन जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? यस सर। यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि एनर्जी का गैप कम है तो किस में जाएगा? सेमीकंडक्टर। यस सर। अरे यस सर नो। यदि फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो किस में जाएगा? इंसुलेटर। किस में जाएगा? इंसुलेटर। इस प्रकार से टोटल कितने गैप कितने हो गए? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। किसके ऊपर बता दिया अपन ने? बैंड थ्योरी। किस आधार पर बता दिया? बैंड थ्योरी। अब मान के चलो कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है, ऐसा ही ऐसा है, आज क्या जाए ऐसा ही है। कंडेंसर बैंड और वैलेंसी बैंड, ठीक है, ऐसा आ गया। कुछ लोग बताइए यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि जो मटेरियल है वो मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस मेटल। क्योंकि कंडक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? मेटल। तो बोले ये किसका रूप है? सर ये मेटल। बोले क्यों रूप है? सर इसका एनर्जी गैप कितना हो जाता है? 0। तो 0 होने का मतलब ये हो जाता है कि दोनों क्या मार जाते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप में मार जाते हैं। ये सब लोग जवाब सुनिए।
लिखिए, कुछ भी मत छोड़ देना, सारा का सारा डाटा लिख लेना, ध्यान रखने से बात करना। आप शॉर्टकट में बड़े चलते हैं। लिख लीजिए, यस या नो जवाब चाहिए, यस या नो, हटा दूंगा इसको। देखो बात ये है कि एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है क्या? बोला मैंने क्वेश्चन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है। अब सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? चार ऑप्शन होंगे, तो जहां पे आपको ये दिखे प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? ठीक है, कौन सा सेमीकंडक्टर? प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर बोले तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऐसा ना? हाँ सर। तो सर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगी? तो सर ये नंबर आता है 14 पे और इसका नंबर आता है 32 पे, ऐसा लोग जवाब चाहिए। हाँ सर, मतलब सर यहाँ से मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो सिलिकॉन, सिलिकॉन सर, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, इस प्रकार की बनी है। ऐसे तो आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि आउटर ऑफ सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3s2 और 3p2, ये सब। तो ये आउटर ऑफ सेल के इलेक्ट्रॉनों से क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग बनाएंगे। ये सारे आउट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 2 3 और ये स्ट्रक्चर होगी सिलिकॉन की, ठीक है? आपको एग्जाम में दे देगा स्ट्रक्चर, ठीक है? और ये भी हो सकता है ये भी दे दे, ऐसे पीछे में दिखा दे स्ट्रक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, ऐसे बीच बीच में दिखा सकता है। और आपको ये कहेगा कि बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर का सीधा सा जो मतलब है ना वो ये है कि बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं होंगे भाई, कहीं पे भी, सिर्फ एक बॉन्डिंग रहेगी सबसे। ये चलो, यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने एक्स्ट्रा मटेरियल क्या है इसके अंदर मिला दी, मतलब डोपिंग कर दी, डोपिंग सेमीकंडक्टर बन गई। ये चलो, क्या कह रहा हूं मैं, सीधे बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो सीधा सा मतलब है कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। ऐसे लोग जवाब चाहिए, ठीक है, ठीक है। सेम सिचुएशन जर्मेनियम की है। जर्मेनियम के आउट ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4s2। हाँ, यही क्वेश्चन गया था कि बता दीजिए जर्मेनियम के आउट ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ये क्वेश्चन आया था, ये भी आया था कि वैलेंसी बैंड में बता दीजिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जर्मेनियम के, 4। ये चलो मैं जवाब चाहिए। तो जर्मेनियम की भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जर्मेनियम की भी सेम बनेगी। जहां सिलिकॉन लगे हुए हैं वहां पे क्या लग जाएगा, जर्मेनियम। ये चलो जवाब चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब बोले तो सर प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर बोले तो सर जो अपने को कहां से मिलता है, नेचर से। भाई नेचर से जो भी मिलेगी ना वो शुद्ध मिलेगी। कैसी चीज मिलेगी, शुद्ध, बिल्कुल फ्रेश चीज मिलेगी। तो बोले कि सर फिर इसमें डोपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है डोपिंग सेमीकंडक्टर, अपद्रव्यी अर्धचालक, डोपिंग सेमीकंडक्टर। वो करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सर वो इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि जो ये प्योर सेमीकंडक्टर जो है, ये प्योर सेमीकंडक्टर सर इसकी कंडक्टिविटी होती है बहुत कम। बहुत कम होने इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट का बनना, करंट तो बन जाएगा लेकिन बहुत मिनिमम क्वांटिटी का बनता है जो 0 के बराबर है। तो इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो होने के कारण हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डोपिंग की। प्लीज ध्यान रखिए भाई, जो मैंने बात बोली है, डोपिंग सेमीकंडक्टर किसकी जरूरत पड़ी, डोपिंग सेमीकंडक्टर। क्या बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ाने के लिए। किसकी जरूरत पड़ी, सभी बोले, जोर से बोले, डोपिंग। प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो किससे मिलता है अपने को, नेचर से। कहां से मिलेगा, नेचर से। एग्जाम्पल कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज बोर्ड पे आ जाएंगे बेटा, यहाँ से ध्यान रखना। ये लास्ट रिवीजन इस चैप्टर का, इसके बाद में आपको कभी नहीं पढ़ने को मिलेगा भी सेमीकंडक्टर। पहले पढ़ लिया आपने, अभी दूसरा रिवीजन है इसके बाद। तो बोले सर आगे चलेंगे। हाँ सर, तो मुझे इस तरह इसकी बता दीजिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला बोलते जो कंडक्टिविटी वेरी लो, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज हाई। कंडक्टिविटी लो है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी इसकी, तो बोले सर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, डोपिंग। डोपिंग के अंदर क्या होता है, वैसे डोपिंग के अंदर ये होता है कि अपन क्या करते हैं, जब प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, क्या करते हैं, डोपिंग। तो डोपिंग करते ही कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर बन जाता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा याद करो, पी टाइप याद है, और दूसरा कौन सा हो गया, ये सर ये पी टाइप और एन टाइप क्या है। दरअसल पी टाइप का मतलब तो ये है कि इसमें हम बनाएंगे 30 ग्रुप की इम्प्योरिटी, 13 वर्ग के सूत्र मिलाएंगे, और इसमें कौन सा बनाएंगे, 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी। तो बोले सर 13 में क्या क्या आते हैं, सर 13 में आते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इथेला। पढ़ना नहीं है लेकिन अपने को बैंगन आ जाएगा। बैंगन का मतलब है बोरोन, है ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम। और 15 में क्या आ जाएगा, सब 15 में आ जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब लिखा है। यदि पी टाइप बनाना है तो इनको उठाओ, और एन टाइप बनाना है तो इनको उठाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नीट के अंदर, मेरे ख्याल से 2 साल पहले का आया था क्वेश्चन।
टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सी प्योरिटी से बनता है, इनमें से चेक करके बताओ। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें ये था फास्फोरस था, बोरोन था, एल्यूमिनियम था, गैलियम था। तो किस पर टिक मारना है, फास्फोरस में 1000% क्वेश्चन आने की चांस है, भाई लगा लो और लिख लो। हो गया क्या, थोड़ा इसको कहो। हिमांशु से आ रहा है सीधे हॉस्टल से आ रहा है, हॉस्टल से। दस तारीख को मैं जल्दी तैयारी बढ़िया रखूँ, ठीक है, पेपर बढ़िया एकदम अच्छे। इसके बाद आपने कितने और बचे, 2 है ना, लास्ट का होगा 25 अप्रैल को, लास्ट हो गया क्या, 18 क्या, चलो आगे। अब देखो मुझे पी टाइप बनाना है, कौन सा बनाना है, पी टाइप। ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर। अब मुझे इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाना है। कैसे सेमीकंडक्टर बनाना है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, अशुद्ध बनाना है। मतलब अशुद्ध कब बनेगा, जब मैं क्या करता हूँ, उसमें डोपिंग करता हूँ। अब जैसे मान लो चलो मैंने बोरोन को उठा के और यहाँ रख दिया, लगा दिया, जैसे हम जैसे मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो क्या होगा, ये बोरोन सिलिकॉन को क्या कर देगा, हटा देगा और वहां पे आपकी खुद व्यवस्थित हो जाएगी। अब बोरोन के आपको सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p1, क्योंकि बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5वें। तो नोट ऑफ सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 1 2 और 3, ये जो 3 तो बॉन्डिंग हो गई और ये हो गया खाली। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपके पास में एग्जाम में ही आ जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सीरियस हो जाना, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर किसकी मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, माइनॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी होल्स और माइनॉरिटी
ये सब जवाब चाहिए। कौन से सेमीकंडक्टर की बात है? पी टाइप। और एन टाइप में क्या हो जाएगा? सुनते थे ना जो बात वो बोलते हैं। एन टाइप में से किसी को भी उठा दो ऐसे, मान लो मैंने फास्फोरस को उठा दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर होगा सिलिकॉन 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 ये सारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब इस सिलिकॉन की जगह क्या करते हो? फास्फोरस। अभी हम प्योर हो गए, डोपिंग हो गई इसमें। तो फास्फोरस के आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि फास्फोरस के नंबर कहते हैं 15 के, तो बना के लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p। आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो 1 2 3 और 4, और ये भाई साहब देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें। तो सर यहाँ पे मुझे बताइए मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा संख्या में क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और कम संख्या में क्या लेंगे? माइनॉरिटी। जैसे आपने नहीं पढ़ा, बैटरी का एक टर्मिनल होता है प्लस, दूसरा टर्मिनल होता है माइनस होता है। ये होता है आपका हाई पोटेंशियल का, और ये होता है आपकी लो पोटेंशियल का। ऐसे ही सेमीकंडक्टर के अंदर एक होता है पी और एक होता है एन। तो पी का मतलब तो ये पी टाइप है, ये पी टाइप का काम करेगा। और ये जो भी आप देख रहे हो छोटा वाला डंडा, ये किस तरीके से काम करता है? जब पी टाइप और एन टाइप मिल जाते हैं, जब एक बड़ा वाला डंडा है छोटा वाला डंडा मिल जाएगा, तो सर्किट में क्या फ्लो लग जाती है? क्या फ्लो लग जाती है? करंट। मैं ये बात बोलूं कि मेरे पास ये ही बैटरी का ये चीज है प्लस का, तो क्या इससे करंट फ्लो होगी? क्या? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि सर करंट का जो फ्लो होता है, धारा का जो प्रवाह होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल से कभी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस तो बनाएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे तो दूसरे डंडा ले लेंगे, ऐसा लो। अब धारा प्रवाहित हो जाएगी? अभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पूछो क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर ये वाला पोटेंशियल ये वाला पोटेंशियल क्या हो गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। अभी भी धारा प्रवाहित नहीं, करंट का फ्लो अभी भी नहीं होगा। तो सर कब होगा? जब ये प्लस का डंडा रहेगा और दूसरा किसका रहेगा? तो मतलब ये हाई पोटेंशियल रहेगा, ये क्या रहेगा? लो पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने के लिए अब सर्किट के अंदर क्या फ्लो होगी? इसी प्रकार यहाँ पे दो प्रकार के टर्मिनल बनते हैं, एक तो बनता है पी टाइप और दूसरा कौन सा बनता है? एन टाइप। अब ये पी टाइप और एन टाइप से ही क्या प्रवाहित होगी? करंट। बोले किस तरह इससे बना सकते हैं करंट? प्योर से। एग्जाम जो मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में ध्यान रखना, कभी भी प्योर सेमीकंडक्टर से सर्किट में क्या नहीं फ्लो होगी? करंट किसकी वजह से फ्लो होगी? डोपिंग की वजह से। डोपिंग में कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर बनेंगे? कौन कौन से? जोर से बोलिए यार। पी टाइप और पी टाइप में कौन कौन से आएंगे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम। एन टाइप में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखर। ये सब मिलाएंगे, यदि ये वाले मिलाते हैं तो कैसा बनेगा? एन टाइप। और ये वाले मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? पी टाइप। पी टाइप में किसकी मेजॉरिटी रहेगी? कौन सी? माइनॉरिटी किसकी रहेगी? इसमें मेजॉरिटी किसकी रहेगी? और माइनॉरिटी किसकी रहेगी? ये सर भाई इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। जो जो आज पढ़ाया जाएगा सारे क्वेश्चन 2 या 3 जो भी आएंगे एग्जाम में नीट के अंदर, वो यहीं से आएंगे। चाहे तो आप घर जब जाके इस चैप्टर को पढ़ना ही मत, कोई दिक्कत नहीं। ये सर
बना के लिखना पी टाइप एन टाइप मेजॉरिटी ये माइनॉरिटी ये। कई बच्चों की तो नींदें उड़ी हुई है इस टाइम, नींद नहीं है। एक बच्चे का बैक केयर पड़ा था मेरे पास में, उसका 3rd अटैम्प्ट नीट हुई, तो रात को फोन आ गया 11:30-12 बजे के आसपास। तो मैं भी क्या था कि IPL देख के पढ़ने बैठा ही था, तो बोले कि सर क्या करें, नींद नहीं आ रही है। यार सो जा, नींद आ जाएगी सो गया तो। लेकिन सर सो देर तो नीट का पेपर दिखता है 4 बजे को, तो सर अब ये मान नहीं चला कि मतलब सोने की कोशिश भी करते हैं तो नींद नहीं आती है, और सोते हैं तो फिर नीट का पेपर दिखता है। क्या करें समझ नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए नींद ली हुई है सही ढंग से, बस 2 घंटे 3 घंटे हो पा रही है 8%। तो मैंने बोला यार उसका तो कोई इलाज है नहीं, अब तू नहीं सोएगा तो तेरा वैसे माइंड काम नहीं करेगा, सोना तो जरूरी है। पर अभी तो काफ़ी दिन है यार, 20 दिन है। तो सर ये काफ़ी दिन नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत कम दिन है सर। तो मेरे दिमाग में यह है कि यार कुछ बच्चे मन भी है इंस्टीट्यूट में बिल्कुल मस्त हो रखे हैं। तो मैंने बोला यार कि कब से मेहनत चल रही है बढ़िया लेवल वाली। बोले सर पहले दिन से उन्हें चल रही, जब पता चला ना कि स्कोर मेरा 550 रहा है, तब ये है कि इस बार मेरा 670-680 तक पहुँच जाएगा स्कोर। तो थोड़ा क्या है कि हर एग्जाम में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, स्कोर भी बढ़िया चल रहा है। इस बार पूरी उम्मीद है सक्सेस होने की, चलो बढ़िया है। देखो सबसे मेरी बात पता है क्या है, मैंने उस बच्चे ने एक बात तो बताई मेरे को, तो बात चल रही थी तब। लेकिन सर हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, लेकिन सर यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्री फाउंडेशन से ज्वाइन कर रखा है, जो टारगेटिंग बच्चे की जाती है ना। अब जैसे मान के चलो कि अमन है, अमन अपने पास में है ग्रामीण स्कूल से पढ़ के, ठीक है, 1 साल इसने तैयारी की, ठीक है। अब यही अमन 9th क्लास में इंस्टीट्यूट में चला जाता है या हमारे पास आ जाए, तो 9th क्लास में प्री फाउंडेशन से भी बैठे इंस्टीट्यूट में, तो 9th 10th 11th 12th 4 साल किसके ऊपर फोकस करवाइए, किसके ऊपर करवाइए, परसेंटेज पे करवाइए क्या होता है यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे किसके ऊपर फोकस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट करने का। पता है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखना करना अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। आप प्रेडिक्शन कर सकते हो तो 2 पर कर सकते हो, 4 पे कैसे कर सकते हो कि भाई मैं आपको करके सोच रहा हूँ दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ये 2 में तो पॉसिबल है कि या तो एक सही होगा एक गलत होगा, लेकिन 4 में कैसे पॉसिबल है, 4 में नहीं। तो बोले कि
चलिए एक्सेप्शन में एनर्जी नहीं है। अब मान के चलो जैसे हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है बेटा, पहले आप कहाँ 12th क्लास से किया? सनराइज संस्कार से उन्होंने 12th किया, ठीक है। तो सनराइज संस्कार से उन्होंने 12th किया, तो इनके दिमाग में एक ही एजेंडा रखा गया कि बेटा आप इस साल बढ़िया परसेंटेज बनानी है। ये बात रखिए कि आपको बड़े तरीके से मेहनत करनी है, अच्छे परसेंटेज बनानी है 90 से ऊपर। और बच्चे के दिमाग में ये रहता भी है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा टारगेट में आता है फिर उसको फील होता है यार मेरे परसेंटेज से क्या मतलब होता है। जब मेरी परसेंटेज 70 बन जाती है, लेकिन आज यदि मैं कंपटीशन रूप में तैयार हो जाता अपने आप में, तो मेरा 12th के बाद जैसे मेरा टारगेट लगता उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये रीजन है अपने ग्रामीण एरिया के बच्चों के पीछे पिछड़ने का, क्योंकि उनको कंपटीशन रूप में तैयार नहीं करवाया जाता। तो अपना हो गया ये। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, ये पी टाइप बन गया कि एन टाइप बन गया। इस समय एक क्वेश्चन बनता है ना, वही होता है कि डोनर एनर्जी लेवल किससे बनेगा और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किससे बनेगा। थोड़ा सा बना देते हैं, बनाओ। जैसे देखो ये मेरा बैलेंस इवेंट, ये मेरा कंडेंसर इवेंट। तो वैसे मैं पी टाइप की बात कर रहा हूं, तो पी टाइप में बनता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। सुन लो ध्यान से बात, क्या बनेगा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो बनता है जस्ट बैलेंस इवेंट के ऊपर। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछता है ऊपर बनेगा कंडेंसर इवेंट के नीचे बनेगा, कहां बनता है? तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है बैलेंस इवेंट के जस्ट ऊपर। तो ये जो गैप रहता है ना, ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, ठीक है भाई। और ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा जी, इसका गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये सब अब वैलेंस इवेंट में क्या बने हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सभी को पता है। जैसे टेम्परेचर T ग्रेटर देन में 0 लेता हूं तो होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये अपनी जगह छोड़कर कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? एक्सेप्ट एनर्जी ग्राही ऊर्जा स्तर पे। तो सर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएंगे? जैसे हाँ सर, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? कंडीशन में जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन को कौन ऑब्जर्व कर लेते हैं? एक्सेप्ट एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे किस प्रकार के आयंस बन जाएंगे? तो सर यहाँ बन जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। प्लीज ध्यान से सुनो जो मैं बातें बोल रहा हूँ। कौन से आयंस बन जाएंगे? नेगेटिव आयंस, जिसको मैं बोलता हूँ न्यूट्रल। कोई काम का नहीं, न्यूट्रल में सिर्फ ये क्या करते हैं, सिर्फ ये काम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का खोज करेंगे। और सब कैसे करेंगे हम देखना होगा। बन गए यहाँ पे नेगेटिव आयंस, ये एक्सेप्ट एनर्जी लेवल बन गया। ये कौन सा बन गया? कंडेंसर इवेंट। ये कौन सा बन गया? बैलेंस इवेंट। ठीक है भाई, अब ये चीजें ध्यान रखना जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। सर बैलेंस इवेंट क्या होता है? क्या तो फुलफिल होगा इलेक्ट्रॉन से या फिर पार्शियली। कंडक्शन बैंड क्या होता है? पार्शियली फिल या पूरा का पूरा क्या रहता है? एम्प्टी या पूरा का पूरा खाली। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भाई। ये हो गया आपका पी टाइप। अब आ जाओ एन टाइप। ये बीच का एनर्जी लेवल डेल्टा जी T ग्रेटर देन 0। सर यहाँ क्या होता है? सर यहाँ पे होता है। और सर यहाँ पे एक होता है ED। ED क्या होता है? डोनर एनर्जी लेवल। और ये जस्ट कहाँ मिलेगा अपने को? कंडेंसर बैंड के नीचे। भाई जो ये मैं बात बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट एनर्जी लेवल कहाँ बनता है? वैलेंस बैंड के ऊपर। डोनर एनर्जी लेवल कहाँ बनता है? कंडेंसर बैंड के नीचे। ये चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसे बना के देखा
4 ऑप्शंस में से। वहां पे आपको ये कहेगा कि बता दीजिए पी टाइप कौन सा है, एन टाइप का कौन सा है, या ये बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल है होता क्या है पी टाइप में, तो बोले सर डोनर तो होता ही नहीं, सिर्फ क्या होता है एक्सेप्टर। बोले सर यहाँ पे क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना जो घूम रहे थे वो आ रहते हैं कैसे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो सीधे कहाँ चले जाते हैं कंडेंसर बेड में, जैसे हम तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाते हैं, और बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं डोनर पे, जो एक्स्ट्रा रहते थे इलेक्ट्रॉन वो सीधे कहाँ चले जाते हैं कंडेंसर बेड। तो जब ये कंडेंसर बेड में जाते हैं तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाते हैं पॉजिटिव आयंस, जैसे हमें जवाब चाहिए। ये भी निकल होते हैं, निकल रहे कोई काम के लिए, ये भी करंट का क्या करते हैं चार्ज को फ्लो से क्या करते हैं रोकते। जैसे हमें जवाब चाहिए एनर्जी लेवल 20 का डेल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये बनता है पी टाइप बैंड स्ट्रक्चर, और ये बनती है इसकी एन टाइप बैंड स्ट्रक्चर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए शेडेड चैनल हो गया क्या क्लियर? वैसे चलिए चले। अभी इनमें मेजर स्टार्ट हुई नहीं तुम्हारे, कब से? 16 से। चलो
भाई एक क्वेश्चन तो आएगा यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। सर अभी पी और एन टाइप से क्या बन जाएगा? पी को और एन को पी टाइप प्लस एन टाइप, इन दोनों को जब मैं उठाऊंगा तो इनसे बन जाएगा सर पी एन जंक्शन डायोड। क्या बन जाएगा? पी एन जंक्शन डायोड। तो सर ये पी एन जंक्शन डायोड कैसा होता है? दिखने में सर बड़ा सुंदर होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है इसका पी और ये वाला पार्ट होता है इसका एन। सर ये पी एन जंक्शन डायोड की क्या खासियत है? सर ये पी एन जंक्शन डायोड दो रूपों में वर्क करता है, एक वर्क करता है एफबी में और एक वर्क करता है ये आर में। एफबी बोले तो सर फॉरवर्ड बायस में और आर में बोले तो सर रिवर्स बायस में। तो सर फॉरवर्ड बायस का कैसे काम करेगा? पहले फॉरवर्ड बायस का बना सर पी टाइप को किससे कनेक्ट कर दूंगा मैं? पॉजिटिव से। और एन टाइप को किससे कनेक्ट कर दूंगा मैं सर? नेगेटिव से। जब मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा तो ये किसमें वर्क करेगा? कैसे हमें जवाब चाहिए? और रिवर्स बायस की क्या खासियत है सर? सर पी एन जंक्शन डायोड का पी पार्ट किससे जुड़ जाएगा? नेगेटिव से। और ये पार्ट किससे जुड़ जाता है? पी पार्ट नेगेटिव से एन पार्ट पॉजिटिव से। तो ये किससे वर्क करेगा? जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से समझते हैं। डायग्राम डिजाइन वगैरह माइक्रोमीटर वगैरह ये सारी बातें मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। डायग्राम को फिलहाल इतना से याद रखो। पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, पी नेगेटिव से एन पॉजिटिव से। क्लियर है आपको? बोले सर यदि फॉरवर्ड बायस में करंट को मेजर करवाओगे तो किसमें कराओगे? मिलीमीटर। जो बोलता था ध्यान रखना। और रिवर्स बायस में करंट जो मेजर होती है किसमें? माइक्रोमीटर, ठीक है। बोले सर इसका जो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस अग्रगति प्रतिरोध वो कितना होता है? तो सर ये होता है लगभग 80 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में। और बोले सर इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? बोले सर होता है किलो ओम की रेंज में, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। बोले सर इसका ग्राफ कैसा बनता है? बोले सर इधर मैं VF लूं और इधर मैं IF। बोले सर FF क्यों ले रहे हो? कैसा बायस है? फॉरवर्ड। तो ये VF का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड वोल्टेज। और IF का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड करंट। और यहाँ पे आएगा मिली एम्पीयर लिखा हुआ। बोले सर कैसा ग्राफ बनेगा? बोले सर ये ग्राफ बनेगा। ये सर जवाब चाहिए। बोले सर इसके बाद में इसका ग्राफ कैसा बनता है? बोले सर ये मेरा VR और ये मेरा IR। ये IR किसमें आएगा? माइक्रोमीटर। तो इसका ग्राफ कैसा बनता था सर? बोले सर रिवर्स बायस में कैसा बनता है? बोले सर यहाँ पे एक वोल्टेज आता है जिसको अपन बोलते हैं VZ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन। जहाँ तक बात क्लियर? तो सर यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकालूं RDR, तो इसे ध्यान रखना V बराबर क्या होता है? IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स तो V अपॉन में IR, तो डेल V F अपॉन में डेल IR। तो ये हो जाएगा मेरा RDR, ठीक है। और यदि मैं RDR निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? डेल PR अपॉन में डेल IR। ये सब हम जवाब चाहिए। इसकी रेंज कितनी होती है? 80 से, और इसकी रेंज किसमें होती है? किलो में। क्लियर है बात? ध्यान रखना भी यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा ग्राफ 1 2 3 और 4 ग्राफ देगा। 2 ग्राफ और बनाए देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। और आपसे कहेगा कि बताइए फॉरवर्ड बायस का कौन सा ग्राफ है? तो 1 2 3 और 4 में से कौन सा ग्राफ सेलेक्ट करना है? ये सर हमें जवाब चाहिए। फिर आपको बना के दे सकते हैं कौन सा वाला? रिवर्स वाला। रिवर्स वाले में मान के चलो 4 ग्राफ है, फिर आपसे सेलेक्ट कराएगा, बताओ रिवर्स बायस के लिए कौन सा ग्राफ है। फिर आपसे अगले क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऐसे
आपके पास में 4 डायग्राम बना के देंगे इस प्रकार की, ठीक है ठीक। और आपसे ये पूछेगा कि बताइए फॉरवर्ड बायस के लिए सही बायसिंग है। सही बायसिंग का मतलब कि पॉजिटिव किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव किससे जुड़ रहा है। अब हम आपके मान के चलो फॉरवर्ड बायस के लिए पूछ रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस की खासियत क्या है, जैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ये कनेक्शन है तो फॉरवर्ड बायस। तो जहां पे आपको दिख जाएगा उसी के ऊपर क्या मार देंगे, आपको टिक मार देंगे। टिक कम तो बोला बंद। ये शायद आपको बात समझ में आ गई। सेम सिचुएशन इसकी है कि रिवर्स बायस के लिए पूछे तो पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से बता दीजिए साहब, इसमें करंट को किसमें मापा जाता है, उसमें करंट को किसमें मापा जाता है। ये सर मान के चलो आपके पास में ये भी ऑप्शन दे देगा कि पीएन जंक्शन डायोड लगा देगा, माइनस प्लस भी लगा देगा, और एक में लगा देगा मिलीमीटर और एक में लगा देगा माइक्रोमीटर। तो बता दीजिए रिवर्स बायस की सही बायसिंग है। तो जहां माइक्रोमीटर जुड़ेगा वहीं पे करना है, क्योंकि मिलीमीटर मेजर नहीं करता रिवर्स बायस, क्योंकि करंट बहुत कम होती है। किस रेंज की होती है, माइक्रो एम्पीयर। क्या तक बात क्लियर हो गई। ग्राफ वगैरह पता चल गया, कितना रेजिस्टेंस होता है ये पता चल गया, कैसे कनेक्शन करना होता है ये पता चल गया। लिखो हो गया, चले आगे अगले। अब देखो, अब पीएन जंक्शन डायोड का यूज अपन रेक्टिफायर के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे, किसके लिए, रेक्टिफायर के लिए। रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में चेंज करेगा। तो बोले सर ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है, रेक्टिफायर। एसी चेंज डीसी, यस नो। तो बोले सर ये रेक्टिफायर दो रूपों में होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और ब्रिज रेक्टिफायर आपके है नहीं, ध्यान नहीं दें, ठीक है, सिर्फ आपके दो ही हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको अपन कह सकते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो
तो बोले सर हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? बोले सर इसकी एफिशिएंसी होगी 40.2%। जो मैं बोलूँ उसका ध्यान रखना। इसमें कितनी होगी? 80.81 पॉइंट 81 पर कितनी होगी? दोगुना करोगे इसका 40.2 81.2% होती है 81.2%। ठीक है ना? ये 80.4 80.4 है क्या? 80.4 81.2 होती है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। 40.2 और 80.4। बोले हाँ सर। बोले सर आएगा ये हाफ वेव रेक्टिफायर बनेगा कैसे? तो सर हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ ऐसे बनेगा। ये मेरे डायोड लग गया पी जंक्शन डायोड, ये लग गया म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इनपुट सोर्स एसी सोर्स है। ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस आरएल, और यहाँ मैंने ले लिया आउट। ठीक है डियर, इनपुट से अपन डालेंगे। एसी सोर्स की खासियत ये है जैसे हमें जवाब चाहिए। एसी करंट यही होती है 0 से t/2, ये t 3t/2 और 2t। जैसे अब भाई सब ये पोलैरिटी में होती है, तो इसका मतलब मान के चलो कि यहाँ पे जब अपन ने फर्स्ट साइकिल दिया है तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव पोलैरिटी, यहाँ पे कैसे आ गई पॉजिटिव। अब दोनों के बीच में कैसा होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। जैसे क्योंकि ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो अपन ने लेंथ लो पढ़ा है, E बराबर माइनस के d∅/dt। जैसे ही यहाँ का वोल्टेज यहाँ सप्लाई हुआ तो माइनस का मतलब क्या है? पोलैरिटी में क्या कर दी गई? चेंज। तो ये माइनस तो क्या बन जाएगा? प्लस, और ये प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो सर ये जब प्लस बन गया तो पी एन जंक्शन डायोड का पी पार्ट किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से जुड़ गया तो किस में वर्क करेगा? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा तो मतलब सर्किट में क्या फ्लो होगी? करंट। तो अपने को वोल्टेज मिल जाएगा। ये सर कहाँ मिलेगा वोल्टेज? लोड रेजिस्टेंस। यदि आपसे ये बात पूछे कि बताइए डीसी सोर्स की जो वोल्टेज है वो कहाँ मिलती है? आरएम लोड रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ मिल जाएगा। तो सर अगले साइकिल में क्या होगा? सर अगले साइकिल में जो ये प्लस का है ये किस में लग जाएगा? माइनस में, क्योंकि पोलैरिटी बदल गई ना, साइकिल बदल गई अभी। तो ये क्या जाएगा? तो पीएन जंक्शन डायोड का पी पार्ट किससे जुड़ गया? माइनस से जुड़ गया। अभी किससे वर्क करेगा? रिवर्स बायस। तो कोई फ्लो ये वर्क करेगा क्या? नहीं वर्क करेगा। तुम लोग किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो छोड़ देंगे। फिर अगले साइकिल में फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? तो पीएन जंक्शन डायोड का पी पार्ट किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से। फिर सेम वर्क करेगा, किसमें वर्क करेगा? फॉरवर्ड बायस। फिर से पी करंट फ्लो। जैसे फिर अपन हाफ साइकिल डालेंगे अलग से, फिर ये माइनस में अगर ये किसमें जाएगा? प्लस में। तो पीएन जंक्शन डायोड का पी पार्ट किससे जुड़ गया? नेगेटिव से। तो ये किससे वर्क करेगा? रिवर्स बायस। तो कोई करंट फ्लो अपन इसको छोड़ देंगे, ये अपन मिल जाएगा पी। इसको बोल देते हैं अपन एच करंट आर। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 40.2%। ठीक है।
हो गया? ये 40.6 है, 40.6%। तब आता है 81.2, 40.6%। हो गया? अब आ जाइए फुल वेव रेक्टिफायर FWR। सर इस फुल वेव रेक्टिफायर की क्या खासियत है? देखो हाफ वेव में कितने डायोड काम लेते हैं? सिंगल डायोड। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की मैं बात करूंगा तो कितने डायोड काम लेंगे? सर ये 2 डायोड काम लेंगे, एक डायोड में यहाँ लगाऊंगा और एक डायोड में लगाऊंगा नीचे। ये सब हमें जो चाहिए। सर ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा कोयल से, ये सब यहाँ पे मैंने लगा दिया इनपुट सोर्स। ये यहाँ मैंने लिख दिया इनपुट सोर्स इनपुट। हाँ सर, तो सर इसके बाद मेरे को लोड रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा लोड रेजिस्टेंस आ गया और ये हो गया मेरा आउटपुट। ये सब तो बोले सर यहाँ से सबसे पहले वही साइकिल करो। इनपुट वोल्टेज AC, ये चैनल, अरे ये चैनल तो बोल रहे हैं। चलो देखें, सबसे पहले 2 बाइट सिग्नल इनपुट है तो ये माइनस और ये म्यूचुअल इंडक्शन और अकॉर्डिंग टू लेंथ चलो पोलैरिटी चेंज, ये प्लस और ये डायोड कौन सा है? D1 और ये डायोड कौन सा है? D2। तो मुझे बताइए ये किसमें वर्क करेगा? FB और ये किसमें वर्क करेगा? रिवर्स बायस में। तो करंट इसकी वजह से फ्लो हो गया, इसकी वजह से D1। तो इसका मतलब ये V आउटपुट मिलेगा D1 की वजह से, V आउटपुट मिलेगा D2 की वजह से और V आउटपुट D1 एंड ये शायद मुझे जवाब चाहिए। तो मैं सर इसकी वजह से मिल जाएगा तो ये मिल गया, लेकिन सर इसकी वजह से नहीं मिल रहा तो मैंने छोड़ दिया इसको। ये सर आ जा पोलैरिटी चेंज, तो ये माइनस और ये अब ये किसमें वर्क करेगा और ये किसमें करेगा? तो करंट किसकी वजह से होगी? D2 की वजह से। अब इसकी वजह से होगी, अगले साइकिल में तो इसमें नहीं होगी लेकिन इसमें होगी। ऐसे फिर वही साइकिल चेंज, फिर ये फॉरवर्ड वाइज में, ये रिवर्स वाइज में, इसलिए छोड़ दूंगा मैं इसको। अब फिर नेक्स्ट वाले में ये रिवर्स में, ये फॉरवर्ड। अब बताओ सर दोनों डायोड की वजह से D1 और D2 में देखो D1 में हो रही है लेकिन D2 में नहीं हो रही, लेकिन हो तो रही है D1 और D2 में से दोनों में मिला के मेरे पास। तो ये साइकिल आ जाएगा, इसमें हो रही है सब चाहे D2 में होगी क्योंकि दोनों का लेना है D1 एंड D2। अब इसमें देखो D2 में नहीं है लेकिन D1 में लेकिन हो रही है सब, और इसमें देखो D1 में नहीं है लेकिन D2 में सब हो रही है। अब पूरी वेव मिलेगी नहीं मिली? पूरी वेव दी तो पूरी मिली, इसलिए इसको मैं बोल देता हूँ FWR, जिसको मैं बोलता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको अपन बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। तो क्वेश्चन क्या क्या बनता है यहाँ से? पहला क्वेश्चन, FWR में कितने डायोड चाहिए? क्लियर? FWR की एफिशिएंसी कितनी होती है? 81.2%। HWR की एफिशिएंसी कितनी होती है? 40.6%। HWR में कितने डायोड चाहिए? 1। ये सब बात क्लियर? जो क्वेश्चन बनते थे वो बना दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए सर
एच डब्ल्यू आर का डायग्राम कौन सा सही है और एफ डब्ल्यू आर का कौन सा सही है, ये दोनों टाइप लिखने। हो गया। देखो सेमीकंडक्टर का एक पार्ट तो यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वाला जो पार्ट है, सुनिए प्लीज ध्यान से। स्टॉप। सेकंड वाला पार्ट है सोलर सेल, एलईडी, ठीक है, जेनर डायोड, ठीक है, और एलईडी। एक मिनट, 2 मिनट रुको, 2 मिनट इसमें नहीं कर रहा हूँ, आपका सुनना भी जरूरी है। सोलर सेल, एलईडी, जेनर डायोड और एक कौन सा क्या नाम है, एक और था, एलईडी हो गया, जेनर हो गया, सोलर हो गया, एक और था फोटो डायोड। 4 डायोड हुई और इसके बाद में है लॉजिक गेट्स, ये अपन चलेंगे कल, ठीक है। ये से हमें जवाब चाहिए तो कल पोर्शन चलेगा इसका, उसके बाद में ये पूरा कॉम्पैक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये से हमें जवाब चाहिए मोबाइल में। और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो बच्चे भी मतलब इस पर चले जाए अपने यूट्यूब चैनल पे,